नमस्कार दोस्तों, व्याख्यान क्लासेज में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अब तक हमने संस्कृत में जो संधि का टॉपिक पढ़ा, संधियों के संबंध में हमने अभी तक 2 क्लासें ली हैं पीछे की। उन क्लासों में हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा। दोस्तों, मुख्य रूप से जो संधियाँ होती हैं स्वर की, उन संधियों को तो लगभग हमने देख लिया है। अब 2 संधि और जो मैंने बताई थी, एक संधि का नाम था पररूप, एक संधि तो थी हमारी पररूप, और एक संधि उसमें मैंने बताई थी पूर्व रूप। देखिए दोस्तों, इनमें दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। ये एक तरीके से देखी जाए तो जो पीछे की संधियाँ हमने पढ़ी हैं, 5 जो स्वर संधि अब तक पढ़ी हैं, उन्हीं 5 संधियों का ही इनमें अपवाद रूप आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि एक तरीके से कहें तो अपवाद हैं उनके, उन अपवाद को समझाने के लिए ही इन संधियों का निर्माण किया गया है, इसीलिए इनका सूत्र का नियम निर्धारित किया गया है। देखिए किस प्रकार से करना है। पहली संधि ले लेते हैं हम, पूर्व रूप संधि। पहली संधि का नाम है हमारे पररूप संधि ले लेते हैं पहले। पररूप संधि, स्वर संधि, पररूप स्वर संधि। इस संधि के बारे में हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है, समझना है इसको। इसके लिए एक सूत्र है, एंगी पररूपम, एंगी पररूपम। ये इस प्रकार से इस संधि का ये सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है, एंग पररूप हो जाता है कब, जब ऐसे उपसर्ग, इसकी सीधी परिभाषा लें कि जब अकारांत उपसर्ग प्लस का मतलब के बाद, अकारांत उपसर्ग के बाद जब एज, एध, ओस ये धातुएं आ जाएं। अकारांत उपसर्ग के बाद जब एज, एध, ओस ये धातु आ जाएं, तो जो अकारांत के बाद ये धातुएं आएंगी तो यहाँ पर वर्धी नहीं होगी। ये वर्धी का अपवाद है। अगर सीधे रूप में देखा जाए तो ये संधि क्या है, वर्धी संधि की क्या है, ये अपवाद रूप है। क्योंकि वर्धी संधि में क्या होता है कि ए आ के बाद जब ए, ऐ, ओ, औ आए, इस प्रकार से हमने पढ़ा ना कि ए या आ के बाद ए, ऐ आए तो क्या वर्धी होगी, दोनों को मिलाकर के ऐ वर्धी होगी। ऐसा हमने पढ़ लिया था। ए या आ के बाद क्या आ जाए, ओ, औ आ जाए, तो वर्धी क्या होनी थी, यहाँ पर औ हो जाना था। इस प्रकार से हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि ऐसा उपसर्ग जो क्या हो, अकारांत। ठीक है दोस्तों, एक बात समझने, अकारांत मैं बोल रहा हूँ, अकारांत होता क्या है इसको हमें सबसे पहले जानना है। देखिए अकारांत, अकार अंत, ए हो जिसके अंत में ऐसा उपसर्ग, कैसा उपसर्ग, ए जिसके अंत में होगा वो अकारांत होगा, ई जिसके अंत में होगा वो इकारांत होगा, उ जिसके अंत में होगा वो उकारांत होगा, और आ जिसके अंत में हो वो आकारांत। जिस प्रकार हम कुछ शब्दों से समझ सकते हैं, जिस प्रकार मैंने मानो कि एक शब्द लिखा बालिका, क्या लिखा है यहाँ पर, बालिका है। दोस्तों ध्यानपूर्वक समझना है, अंतिम वर्ण स्वर क्या है इसमें, आ है। बालिका में अंतिम स्वर क्या है, आ। इसलिए इस शब्द को क्या बोलेंगे हम, आकारांत। आकारांत, आ है अंत में जिसके, वो आकारांत हो गया। इसी प्रकार से एक शब्द और समझ लीजिए आप। जैसे यहाँ पर मैंने एक, मानो कि मैंने एक शब्द लिख दिया यहाँ पर, जैसे कि ये शब्द है मंजू, मंजू शब्द लिखा मैंने, तो इसमें ये क्या है, ऊ है, तो ये क्या शब्द बन जाए, उकारांत कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये उकारांत कहलाएगा। इसी तरीके से और भी कुछ देख सकते हैं। जिस प्रकार एक शब्द लिख देता हूँ मैं, जैसे ये लिख दिया प्रभु, इसमें क्या है, ऊ है, तो ये भी उकारांत कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से कोई नाम ले दिया नलिनी, जैसे कि नलिनी, अंत में क्या रहा है, ई, इसका मतलब वो शब्द क्या होगा, इकारांत होगा। इसी प्रकार मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में क्या आए, ए आ जाए, क्या आ जाए, ए आए, और
उस उपसर्ग के साथ में कौन सी ये जो शब्द जुड़े हों, एज, एध और ओस धातु से बने हुए शब्द जुड़ेंगे तो वहाँ पर वर्दी नहीं होगी, बल्कि ये वाली जो मात्रा है, ये रूप है, ये जो का तो वहाँ पर लिख दिया जाता है और पर रूप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, पर रूप संधि है वो वर्दी का ही अपवाद रूप। जिस प्रकार से अकारांत उपसर्ग कौन से होते हैं, प्रय होता है, उप होता है ना दोस्तों। इन दो के उदाहरण देख लेते हैं, और भी आपकी नज़र में हो तो बता दें, क्योंकि संस्कृत में तो केवल 22 उपसर्ग होते हैं, है ना। तो प्रय और उप, या सीधा कह सकते हैं कि प्रय या उप उपसर्ग के बाद क्या आ जाए, एज, एद, ओस धातु से युक्त कोई शब्द आ जाए तो वहाँ पर रूप संधि होगी। अब देखिए समझना कैसे, जैसे प्रय प्लस एजते, प्रय प्लस एजते। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, वर्ती संधि को याद करो। यहाँ पर क्या है, ए, और ए के बाद क्या है, ए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वर्दी में तो आई हो जाना है, आई हो जाना है। देखो वर्दी के हिसाब से देखें तो क्या बनेगा, प्रय, आई की मात्रा जोड़ें ये हो जाएगी आई, और आगे क्या है, जते, प्रजते। लेकिन दोस्तों ये वर्दी नहीं होगी, ये वर्दी का अपवाद है। इसलिए अगर ऐसा करते हो, परीक्षा में ऐसा ये टुकड़ा दे दे, विच्छेद दे दे और समस्त पद ये आए, और आप अगर सही करते तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, ये वर्दी का अपवाद है। और ऐसे में हमें करना क्या है, यहाँ पर वर्दी न होकर ए आ के बाद ए होती, इसकी वर्दी नहीं होगी बल्कि पररूप हो जाएगा। पररूप यानी कि इस ए में ही ये मिल जाएगा और वर्दी नहीं होगी। तो हम इसको सीधा सीधा लिख देंगे, ये ए है, इस एक तरीके से मानो इसमें मिलकर लुप्त हो जाता है, तो क्या बनेगा, प्रेजते। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम उप का उदाहरण ले लेते हैं, उप प्लस एधनियम, इस प्रकार से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, उप में ए, आगे ए, तो होने को तो दिखने में वर्दी, लेकिन नियम क्या कहता है कि प्लस से पहले क्या हो, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में क्या आ रहा हो, ए। अकारांत उपसर्ग के बाद क्या आ जाए, एज, एद, ओस धातु से युक्त कोई शब्द आ जाए तो वहाँ पर क्या होगा, पररूप हो जाएगा, न कि वर्दी। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपेधनियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से और भी उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे उप जोड़ ओस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ भी वर्दी नहीं होगी क्योंकि ऐसा उपसर्ग है जिसके अंत में ए है, तो अकारांत उपसर्ग आ गया, इसके बाद में क्या आना चाहिए, एद, एज, ओस धातु से युक्त कोई शब्द हो, तो आ रहा है ओस, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपोष। ये ए है, एक तरीके से इसमें इसी का रूप बन जाता है, ए और ओ मिलके दोनों एक रूप हो जाते हैं। ठीक है, इसका कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, उपोष। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये पर रूप संधि बन जाती है। ठीक है, इसमें भी एक और भी अपवाद है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अकारांत उपसर्ग हो, कैसा उपसर्ग आ जाए, अकारांत उपसर्ग के साथ में कौन सी धातुएं जुड़नी चाहिए, ये एज, एद, ओस, ये 3 प्रकार की धातुएं अगर जुड़ी रहती हैं तो वहाँ पर पररूप होगा, न कि वर्दी। ठीक है, आगे बात करें हम, इसी में एक सूत्र और प्रचलित है, वो भी आपको बता देता हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि हमने वर्दी का नियम तो अच्छे से पढ़ लिया, जबकि हमने ये जो नियम है, इसका और भी एक नियम है, स्कंधवादिसु, स्कंधवादिसु पररूपम वाच्यम। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र क्या कहता है कि स्कंद आदि शब्द, स्कंद आदि शब्दों के साथ भी जब अंधु, शक और अंधु, शक शब्द के साथ अंधु, शक शब्द के साथ अंधु ये शब्द मिले तो वहाँ पर ये दीर्घ का, ये आपको दीर्घ का उदाहरण दिखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ए के बाद है समान स्वर, लेकिन ये दीर्घ का अपवाद है और ये भी पररूप संधि है। तो आखिर स्कंदवादिसु, शक शब्द आ गए यहाँ पर, और इसमें अंधु धातु अगर जुड़ती है तो यहाँ पर दीर्घ संधि न होकर के यहाँ पर पररूप संधि बनेगी। दोस्तों ये अपवाद है दीर्घ संधि का। तो जिस प्रकार से उदाहरण ले लेते हैं हम, शक प्लस अंधु, दिखने में तो भाई
यहाँ पर क्या बन रहा है कि ए है, क में ए है और बाद में भी ए, तो नियम तो दीर्घ का बनता है ऐसे देखा जाए तो सीधा, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधे ये एक वार्तिक है। इसमें कहा गया कि स्कंदवादी सु पर रूपम वाच्यम सक और अंधु के योग से पर रूप संधि बनती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करना, हमें पहले वाला ए है ये और बाद वाला ए है, दो ये वाला ए है ये इसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा, न कि दीर्घ होगा। तो क्या बन जाएगा, स्कंधु बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर स्कंधु की कोई आपको संधि विच्छेद पूछ ले तो शक प्लस अंधु वो तो ठीक है, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर ऐसे आ जाए तो आपको ए और ए मिलके आ नहीं करना, बल्कि क्या करना है, ए ही रखना है, क्योंकि पररूप संधि है। इसी तरह से और देख लो, क्रक प्लस अंधु, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। करक प्लस अंधु क्या बन जाएगा, करकंधु बन जाएगा, न कि करकांधु। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी ए है और बाद में है, दोनों एक रूप हो जाते हैं, न कि दीर्घ रूप। ठीक है, और भी है, मृत प्लस अंड, मारतंड बन जाएगा, इसका मारतंड बन जाएगा, क्योंकि ए के बाद ए है, आ नहीं होकर के पर रूप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और भी इसमें एक उदाहरण आता है, जैसे मनीषा है, तो मनीषा कैसे बनेगा, मनस जोड़ ईसा। दिखने में ये क्या है, व्यंजन संधि दिख रही है, लेकिन दोस्तों इसमें भी पररूप संधि है। क्या बनेगा इसका, मनीषा बनेगा, स का लोप हो जाएगा, हलंतम सूत्र से मनीषा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपकी पररूप संधि पूरी होती है। ये अपवाद है एक तरीके से देखा जाए तो, कोई दीर्घ का आ रहा है, कोई व्यंजन संधि का और कोई वर्धी संधि का अपवाद है। अब बात कर लेते हैं हम अगली संधि की, जिसका नाम है पूर्व रूपम, पूर्व रूप स्वर संधि। पूर्व रूप स्वर संधि है, इसको समझना कैसे है, देखिए इसके लिए एक सूत्र है। क्या सूत्र है, एंग पदांतादति, एंग पदांतादति। ये सूत्र क्या कहता है, एंग पदांतादति। एंग का मतलब होता है ए, माहेश्वरी सूत्र दोस्तों अब भी काम आ रहे हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर कहा कि ए और ओ के बाद क्या आ जाए, ए आ जाए, ह्रस्व ए आ जाए, ए या औ के बाद ह्रस्व ए आ जाए। दोस्तों ये अयादी संधि का अपवाद है। उसमें क्या पढ़ा था, एक मिनट, उसको अयादी संधि में चलते हैं फिर से। उसमें क्या था, एच वर्णों के बाद कोई स्वर आए। एच का मतलब क्या था, ए ओ आई औ, इनके बाद क्या देखना था हमें, स्वर। तो क्या हो जाना था, ए की जगह आई होना था, ओ की जगह औ, और आई की जगह आय, और औ की जगह आव हो जाना था, है ना। लेकिन ये संधि उसी का अयादी का अपवाद है। यहाँ पर क्या कहा गया कि जब ए, ये वाला ए है, ध्यान रखना, जब ए और ओ इन दोनों के बाद में, इनमें से कोई सा भी एक वर्ण हो प्लस से पहले, और बाद में क्या आ जाए, ह्रस्व ए आ जाए, तब क्या होना है, तब दोस्तों होना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ए और ओ के बाद क्या आ जाए, ह्रस्व ए आ जाए, तो इस ए का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और इस ए के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ये अवग्रह चिन्ह, ये वाला, ये इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ, अवग्रह चिन्ह की। क्योंकि ये जो अवग्रह चिन्ह होता है, ए का ही बदला हुआ रूप है, ए का ही बदला हुआ रूप है। इसका उच्चारण भी ए स्वर की वर्ण की भांति ही किया जाता है। अब करना क्या है, देखिए, ए और ओ होने चाहिए, प्लस से पहले क्या आना चाहिए, ए या ओ आना चाहिए, और बाद में क्या होना चाहिए, ह्रस्व ए हो। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इस ए को, इसको हटाएंगे और इसकी जगह क्या कर देना हमें, अवग्रह चिन्ह। अब देखो कैसे करना है, जिस प्रकार से हम देखें, विष्णु प्लस अत्तर। ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा सही। अब यहाँ पर देखो, ओ दिख रहा है ना आपको, ओ दिख रहा होगा, और बाद में क्या है, ह्रस्व ए है। तो अब क्या करना है, इस ए को हटा देना है। क्या कर देना है, हटा देना है, और इसकी जगह पर क्या कर देंगे हम, मैंने बताया ना ऊपर कि ए को हटाओ और ह्रस्व ए लगाओ, सॉरी ये अवग्रह चिन्ह लगाओ। देखो अब करना क्या है,
इसकी जगह अवग्रह चिन्ह हो जाएगा ए की जगह। तो करो, किस प्रकार बनेगा, विष्णु जोड़ेंगे तो ये अवग्रह चिन्ह बन जाएगा, विष्णु अत्र। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अन्य उदाहरण भी ले लेते हैं, जैसे शिवो प्लस अयम, यहाँ पर ओ आ रहा है और बाद में रस्व स्वर ए है ना, रस्व ए आ गया, तब क्या करेंगे, इस ए को हटा करके अवग्रह चिन्ह बना देंगे। तो शिवो, ये अवग्रह चिन्ह और यम, शिवो यम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह और भी उदाहरण ले लेते हैं। ये तो ओ के उदाहरण ही थे, ए के उदाहरण भी समझ लेते हैं हम। जैसे वने जोड़ अस्मिन, वने जोड़ अस्मिन, ये उदाहरण समझिए। यहाँ पर क्या है, ए के बाद क्या है, रस्व ए, तो इस रस्व ए को हटाना है और इसकी जगह क्या कर देना, सीधा सीधा अवग्रह चिन्ह, वने अस्मिन, वने अस्मिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे और इसी प्रकार से ये दोनों प्रकार की जो संधियाँ थी आपको अपवाद के रूप में देखने को मिलेंगी, पूर्व रूप और पर रूप। ये दोनों संधियों में एक बात और भी कॉमन है इनमें, मैं आपको बता देता हूँ। दोनों अगर समझो तो एक ट्रिक भी मान सकते हो आप इसको। किस प्रकार से, देखिए, पूर्व रूप संधि क्या कहती है कि ए और ओ प्लस से क्या हो, पहले क्या हो, प्लस से पहले ए हो चाहे ओ हो और बाद में क्या हो, रस्व ए, तब तो क्या होगी, पूर्व रूप। तब तो क्या करना है हमें, पूर्व रूप। इसका क्या पूर्व रूप बनेगा, अवग्रह चिन्ह लगा देंगे। ठीक, इतना हो गया। अब पर रूप संधि इसी का उल्टा कर दो, ये ए इधर रख दो, प्लस से पहले क्या हो, रस्व ए हो और बाद में क्या आ जाए, ए से शुरू होने वाली धातु, एद है, एज है, इस प्रकार की धातु है ना, और ओ से शुरू होने वाली धातु जैसे ओश है, ओज है ना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसका उल्टा क्रम भी कह सकते हैं हम, ये बन जाएगी आपकी पर रूप, ये पर रूप संधि हो जाती है। देखो, दोनों ही संधियाँ अपवाद हैं, ये दोनों, ये वाली तो अयादि का अपवाद बनती है, अयादि का उल्लंघन करते, अयादि संधि के नियम का उल्लंघन करने वाली ये संधि है। और ये संधि दीर्घ का उल्लंघन भी करती है, वृद्धि का भी करती है, और एक जो व्यंजन संधि है उसका भी ये क्या कर रही है, उल्लंघन कर रही है दोस्तों। इसीलिए मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो ये जो संधि आज हमने दोनों पढ़ी हैं, ये दोनों की दोनों क्या हैं, अपवाद रूपी संधि हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि जो क्लास अभी हमने पढ़ी पर रूप और पूर्व रूप से संबंधित, ये आपको समझ में आई होंगी। अगली क्लास में हम व्यंजन संधि को विस्तृत अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधियाँ किस प्रकार से होती है, बहुत ही आसान विधि से आपको समझा दिया जाएगा। उसके बाद में जैसे जैसे आपकी, देखो वैसे तो क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर आपकी इच्छा हुई तो स्पेशल तरीके से भी आपको टॉपिक पढ़ा दिए जाएंगे। थैंक यू।